एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 की उर्दू एक्सप्लेनेशन सीरीज़ के लेक्चर 2 में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने इसके जो इनिशियल डेट्स है, सदर से जो मंजूरी है, इसकी जो प्रीएम्बल और इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो लिंक है वो आई के बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चैप्टर नंबर 2, जिसमें सेक्शन नंबर 3 से हम शुरू कर रहे हैं, पावर टू कंस्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। जो एएसएफ है, इसको जो कंस्टिट्यूट करना, बनाना और इसको जो मेंटेन रखना, ये जो पावर है, इसकी जो फंक्शन है, इसके मुतालिक चैप्टर नंबर 2 में बयान किया गया है। पहले तो जो फेडरल गवर्नमेंट है, इन्होंने एक फोर्स जिसका नाम रखा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इसको कंस्टिट्यूट किया और इसको मेंटेन रखने के लिए ये लॉज, ये एक्ट बनाया गया। अब इसमें जो ए नंबर पार्ट है, इसमें से बताया गया है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स एरोड्रोम्स। मतलब इसमें जो जो डिस्कस किया गया है वो ऑलरेडी हम डिफिनीशन में बयान कर चुके कि एयरपोर्ट क्या है, एरोड्रोम क्या है, एयरक्राफ्ट क्या है, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन वगैरह क्या है। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। ये जो अमेंडमेंट की गई है, अगर आपको मैं नीचे ले चलूँ तो यहाँ पर आप एक नंबर पे देखेंगे इंसर्टेड बाय एएसएफ अमेंडमेंट। मतलब कि ये जो ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स, ये इंसर्ट की गई, ये जो अमेंडमेंट की गई उसके बाद ये लाया गया। मतलब सिविल एविएशन की जो सेफगार्ड करना, सिविल एविएशन की जो इंस्टॉलेशन है उसकी सेफगार्ड करना, उसका ख्याल रखना और अनलॉफुल जो इंटरफेरेंस है उसको रोकना, इसका ये एएसएफ का काम है। बी नंबर, इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, इंस्टॉलेशन बिलोंग टू ऑपरेटर्स एंड दी अदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लिमिट्स। मतलब एयरपोर्ट्स और एयरड्रोम्स में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी इदारे की तरफ से जिसको हुकूमत ने इजाज़त दी हो, या हुकूमत ने खुद, या ऑपरेटर ने, ऑपरेटर हमने डिफिनीशन के पार्ट पे पढ़ा था कि कौन हो सकता है, तो उसके जो भी इक्विपमेंट वगैरह हो उसकी सिक्योरिटी करना, वो अगर एयरपोर्ट या एरोड्रोम के अंदर हो तो उसकी सिर्फ की जिम्मेदारी बनती है। ये इसकी फंक्शंस में से है। सी नंबर पे ओमिटेड है, लेकिन ये था क्या, ये हम आगे देख लेते हैं। द वर्ड्स ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द एयरपोर्ट्स फायर सर्विस। तो फायर सर्विस यहाँ से ओमिट की गई है, अमेंडमेंट के बाद ये निकाल दी गई है। डी नंबर में जो ओमिटेड है उसको भी पढ़ते हैं। द वर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट एंड इट्स विसिनिटी फ्रॉम बर्ड हज़ार्ड्स एंड पोल्यूशंस। ये जो बर्ड हज़ार्ड्स है या पोल्यूशन वगैरह है, ये भी एएसएफ की जिम्मेदारियों में से निकाल दी गई है। जो फायर सर्विस है वो भी, एयरपोर्ट में भी जो फायर सर्विस होगी वो भी एएसएफ की जिम्मेदारियों में से निकाल दी गई है। ई नंबर पे है इंश्योरिंग द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्सन्स एट एयरपोर्ट्स एंड एयरड्रोम्स for including control of surface vehicles and drivers within the limits of airports and aerodromes। अब यहाँ पर जो भी होना हो एयरपोर्ट पे, चाहे वो एयरोड्रोम्स में हो या एयरपोर्ट में हो, जो भी लोग आ रहे हो या जा रहे हो, उसके जो व्हीकल्स है, उसके जो ड्राइवर्स वगैरह है, ये सब कुछ कंट्रोल करना ये ऐसे ही कंट्रोल करेगा। अब इसमें से क्या निकाल दिया गया है, 4 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप अमेंडमेंट देखें, द वर्ड्स, कॉमास एंड फिगर एज लेड डाउन इन द एयरक्राफ्ट रूल 1937, ये चीज़ इससे निकाल दी गई है। मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए इसको ओमिट किया गया। बाकी ये ई नंबर जो है ये रखा गया है, ये एएसएफ के फंक्शंस में से ही आता है। एफ नंबर, इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो एंड मेल विद इन द लिमिट्स ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। मतलब कि एयरपोर्ट या एरोड्रोम्स में जो पैसेंजर्स आएंगे, जो उसके सामान होंगे, जो कार्गो या जो ख़त वगैरह भी हो, मेल हो, तो वो भी सिक्योरिटी देना एएसएफ की जिम्मेदारियों में से ही आता है। नेक्स्ट अगर हम जाएँ और जी नंबर पे देखें, जनरल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कि एयरपोर्ट और एयरड्रोम्स के अंदर जो भी लॉ एंड ऑर्डर का काम हो वो एएसएफ की ही जिम्मेदारी है। जैसे बाहर पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वहाँ पर अगर कोई फोर्स या कोई लॉ एनफोर्स की गई हो तो उसके साथ साथ ये एएसएफ की जिम्मेदारी बनती है। एच नंबर पे है सच अदर फंक्शंस एज फेडरल गवर्नमेंट। मतलब कि
कि फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई ऑफिशियल गैजेट में जो भी हो या कुछ लॉ हो वो इम्प्लीमेंट करे तो वो फॉलो करना होगी एएसएफ को। 2 नंबर पे यहाँ पर भी बताया गया है द डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स शैल बी गाइडेड बाय एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट 1-dash एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो 2 नंबर पे फिर बताया गया है कि ये ऑफिसर जो हो या मेंबर्स हो एएसएफ के, दोनों को मैंने डिफाइन किया है कि ऑफिसर्स क्या है, मेंबर्स क्या है, लेक्चर नंबर 1 में डिफिनीशन के पार्ट में, वह आप जाके देख सकते हैं। तो ये इस एक्ट के अंदर वो काम करेंगे। और ये जो निकाला गया है, ये जो ओमिटेड पार्ट है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि 1 नंबर पे है द कॉमास वर्ड्स एंड फिगर्स सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस 1960 सिविल एविएशन रूल्स 1978, ये निकाला गया है, ओमिट किया गया है, बाकी इस सेक्शन को एज इट इज रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एएसएफ की जिम्मेदारियों में से आता है। 4 नंबर के सेक्शन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। अब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनावट है, 1 नंबर पे है द हेड ऑफ द फोर्स शैल बी डायरेक्टर, इसको डायरेक्टर जनरल कहा जाएगा, इसका जो हेड होगा। 2 नंबर ये अमेंडमेंट किया गया, इसको पहले फोर्स कमांडर कहा करते थे, 2012 में जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद इसको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। 2 नंबर पे है कि फोर्स कि मैं अपने रैंक्स और ऑफिसर्स या मेंबर जो हो उसके अपने रैंक्स हो गए, उसी के थ्रू, उसी कानून के थ्रू उसको कंस्टिट्यूट किया गया। मतलब जैसे कि एएसआई होता है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, ये रैंक्स वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा 3rd नंबर पे बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हो या मेंबर्स हो उसको उसकी तनख्वाह, पेंशन्स, अलाउंसेस वगैरह ये दिए जाएंगे, जो भी रूल्स होगा टाइम टू टाइम उसके तहत। 4 नंबर पे बताया गया है कि जो भी ऑफिसर हो या मेंबर हो on his appointment a certificate in the form of set out in the second schedule, ये मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल बताया भी था, और ये इसी सीरीज के लास्ट वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है और सेकंड शेड्यूल में क्या है। तो उसके थ्रू ऑफिसर हो या मेंबर हो दोनों इस शेड्यूल के थ्रू अपॉइंटमेंट हासिल करेंगे, और जो डायरेक्टर जनरल होगा या डायरेक्टर जनरल ने जिसको ऑथराइज किया हुआ होगा, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हो, असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी हो, उसको जो ऑथराइजेशन दी गई हो उसके थ्रू वो अपॉइंटमेंट होगी उनकी। नंबर 5 है एनी पर्सन हु सीजेस, मतलब कि यहाँ पर बताया गया कि कोई भी रीज़न हो, चाहे ऑफिसर हो या मेंबर हो, वो अपना सर्टिफिकेट वापस देगा, मतलब फोर्स को, उसके बाद उसको फोर्स का हिस्सा यानी ऑफिसर या मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिपोर्ट के थ्रू फिर आना जाना उनका पड़े तो वो प्रोटोकॉल नहीं दी जाएगी। 6 नंबर पे बताया गया है कि ऑफिसर और जो मेंबर्स है वो यूनिफॉर्म वो पहनेंगे जो रूल्स रेगुलेशन में बताए जाते हैं टाइम टू टाइम, मतलब चेंज होंगे तो। 5 नंबर पे है इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बताया गया है कि जो डायरेक्टर जनरल है वो जो रूल्स या जो एक्ट्स है या जो फेडरल गवर्नमेंट जो भी है उसको बताएगा टाइम टू टाइम, वो डायरेक्टर जनरल वो इम्प्लीमेंट करेगा और उसी के तहत फोर्स को चलाएगा। और 2 नंबर पर फिर है कि डायरेक्टर जनरल अपने पावर्स और जो उनके फंक्शंस है वो जनरल सुपरविजन के थ्रू या फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके थ्रू वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, और चैप्टर नंबर 3 में पावर्स एंड ड्यूटी जो ऑफिसर्स की है और मेंबर्स की है उसके मुतालिक बताया गया है। अब यहाँ पर मैं मजीद इस वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए चैप्टर नंबर 3 को हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखी तो उसकी जो लिंक है वो आई के बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लेक्चर नंबर 1 जो इस सीरीज़ का है, क्योंकि उसमें हमने डिफिनीशन को डिस्कस किया हुआ है और इसके जो वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स यानी डेट्स वगैरह है वो जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। सब आप ज़रूर उसको देखिएगा, और इसके साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, और हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।